शुद्धिपीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 सितंबर 2025 और आज हम कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे क्या है ये समझना है। मतलब ये क्यों महत्वपूर्ण है और इनका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और हाँ, ये विश्लेषण उन सभी के लिए है जो देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर गहरी नज़र रखते हैं, और खासकर जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सही कहा, समसामयिक मुद्दों की समझ तो चाहिए ही। और एक ज़रूरी बात, इस पूरी चर्चा के नोट्स अगर आपको PDF में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज़रूर जुड़ें। हाँ, वो बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। बिल्कुल, आज के मुद्दे भी काफी पहले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर अपने देश के शासन और सामाजिक न्याय तक काफी कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका संबंधों की। पिछले कुछ समय से व्यापार को लेकर थोड़ी तल्खी चल रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोशल मीडिया पर कुछ सकारात्मक संदेश आए हैं। जी हाँ, कुछ ट्वीट्स वगैरह हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि व्यापार वार्ता, वो ट्रेड टॉक्स, फिर से शुरू हो सकती हैं? देखिए, संकेत तो उसी तरफ हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद दोनों नेता जल्द ही सीले बात भी करें। अच्छा। हाँ, और जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब FTA के लिए पतझड़ की समय सीमा या फॉल डेडलाइन की बात थी, वो लक्ष्य अभी भी कायम है, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो बड़ी बात है, खासकर उस माहौल में जहां आपको याद होगा भारत पर 50% टैरिफ की बात थी, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का दबाव था। हाँ, और वो ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम वाला मामला भी था। तनाव तो साफ दिख रहा था। तो ये जो ताज़ा संदेश हैं, ये शायद उसी तनाव को कम करने की एक कोशिश लगते हैं। और इसी बीच अपने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका से सक्रिय बातचीत चल रही है, एक्टिव डायलॉग। जी। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं या सच में कुछ जमीनी स्तर पर बदल रहा है? नहीं, मुझे लगता है इसे सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए। मतलब इसके पीछे काफी डिप्लोमेसी हुई है, पर्दे के पीछे। अच्छा। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो भारत के राजदूत हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने पिछले महीने ही करीब 30 अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स और कोई 10 पावरफुल सेनेटर्स से मुलाकात की। ओहो, काफी सघन प्रयास। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 अमेरिकी सांसद भी भारत आए थे। उनमें ब्रायन फिट्जपैट्रिक जैसे लोग भी थे जिन्होंने पहले रूस के मुद्दे पर भारत पर कड़े प्रतिबंधों का बिल पेश किया था। तो ये दिखाता है कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए थे, कोशिशें जारी थीं। तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जैसा कहते हैं, उसका नतीजा है। कह सकते हैं। पर एक और बात है, कुछ अपुष्ट खबरें भी हैं। क्या कि अगस्त के आखिर में भारत की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनसे संपर्क किया गया था और FTA वार्ता पर लौटने का प्रस्ताव रखा। तो व्हाइट हाउस का जवाब ऐसा कहा जा रहा है, कुछ यूं था कि अब पहल भारत को करनी होगी, और इशारा शायद वही रूसी तेल आयात कम करने की तरफ था। अच्छा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर कुछ कहा नहीं है, पर खंडन भी नहीं किया है। तो ये समझना दिलचस्प है कि आजकल रिश्ते सिर्फ बड़े समझौतों से नहीं चलते, लगातार डिप्लोमेसी और घरेलू दबावों को भी साधना पड़ता है। और ये रूसी तेल वाला मुद्दा तो है ही पेचीदा। भारत तो हमेशा कहता रहा है कि ये हमारा संप्रभु निर्णय है, सॉवरेन डिसीजन। अगस्त में तो आयात काफी बढ़ भी गया था। बिल्कुल, और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे नाजुक पहलू है। सरकारी तेल कंपनियों और प्राइवेट इंपोर्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें आगे की खरीद पर कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात पता चली है। एक बड़े तेल आयातक के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनकी कंपनी ने सितंबर में अब तक रूस से तेल का कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। ओहो, ये तो अहम बात है। हाँ, अब ये देखना होगा कि ये बस एक अस्थायी रोक है या भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। अगर ये ट्रेड टॉक सफल होती हैं, तो ये ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, बल्कि भारत अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे भी गहराई मिलेगी। हाँ, और इसका असर फिर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, जो UPSC के लिहाज से देखें तो GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की राह शायद खुल रही है, पर रास्ते में रूसी तेल जैसे पेच है और काफी जटिल डिप्लोमेसी चल रही है। कोशिशें जारी हैं, पर नतीजा अभी पक्का नहीं। इस पर नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ। वहां 2 दिन काफी हिंसा हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद बुधवार को थोड़ी शांति रही, लेकिन तनावपूर्ण शांति जिसे कहते हैं। हाँ, एक अनईजी काम वाली स्थिति। काठमांडू और दूसरे शहरों में सेना ने सुरक्षा संभाल ली है।
कई जगह रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स हैं, रात का कर्फ्यू भी लगा है। हालात काफी बिगड़ गए थे वहां। बहुत ज्यादा। ये प्रदर्शन जो थे, इन्हें मुख्य तौर पर जेनजी मतलब युवा पीढ़ी चला रही थी, और मांग थी भ्रष्टाचार और कुशासन का अंत। लेकिन सोमवार को जब पुलिस फायरिंग में 19 लोग मारे गए, उसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। और फिर तो प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, पार्टियों के दफ्तर, नेताओं के घर, यहां तक कि मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया, आग लगा दी। ओ, मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है शायद। हाँ, ताज़ा खबर यह है कि करीब 30 लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और इसका असर हम पर भी पड़ा है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारतीय गए थे वो फंस गए वहां। जी हाँ, करीब 600 भारतीय तीर्थयात्री और कुछ दूसरे टूरिस्ट भी नेपाल चीन बॉर्डर के पास तकलाकोट और दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। लेकिन ये संकट एकदम से इतना कैसे भड़क गया? क्या ये बस अभी की घटनाओं का नतीजा है? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। असल में ये नेपाल की जो दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो कुशासन है, मिसगवर्नेंस, उसकी गहरी जड़ों से निकला है। अच्छा। इसे आप एक तरह का पीढ़ीगत आक्रोश, जनरेशनल रेज कह सकते हैं। आप सोचिए, 1990 में जब से लोकतंत्र आया, तब से नेपाल में 30 सरकारें बन चुकी हैं। 30? हाँ, मतलब औसतन हर सरकार 1.25 साल ही चली। दुनिया में शायद ये सबसे अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है। नेताओं ने अक्सर जनता के वोट का सम्मान करने के बजाय सत्ता में बने रहने के लिए मतलब अनैतिक गठजोड़ किए हैं। और इस सब का असर वहां के आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है? असर बहुत ही बुरा पड़ा है। नेपाल की इकोनॉमी बहुत ज्यादा निर्भर है रेमिटेंस पर, मतलब जो नेपाली बाहर काम करते हैं और पैसा भेजते हैं। ये जीडीपी का करीब 33% है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेशियो। बाप रे। लेकिन देश के अंदर युवाओं के लिए मौके बहुत कम है। 15 से 24 साल की युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 22.7% है। काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, नतीजा ये है कि बहुत सारे युवा, खासकर गांव के लड़के, काम के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि हर 4 पुरुष में से 1 पुरुष घर से बाहर है। इससे समाज पर भी असर पड़ रहा है और असमानता भी बढ़ रही है। तो एक पूरी पीढ़ी ने देखा है कि कैसे नेताओं की सत्ता की भूख ने उनके देश का भविष्य खराब किया है। गुस्सा तो हो गई। उससा तो समझ आता है, लेकिन जिस तरह से संसद, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया पर हमले हुए, क्या इससे लोकतंत्र को ही खतरा नहीं हो गया है? ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। बिल्कुल। इस तरह की जो हिंसा का राजकता है, वायलेंट नाइलिज्म, जहां आप देश की सबसे बड़ी संस्थानों को ही निशाना बना रहे हैं, ये नेपाल ने जो मुश्किल से लोकतांत्रिक फायदे हासिल किए थे, उन्हें खत्म कर सकती है। और देखिए, काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, वो खुद एंटी सिस्टम लहर पर चुनकर आए। लेकिन उनका ये कहना कि संसद भंग कर दो, बजाय इसके कि कोई अंतरिम सरकार बने, नए चुनाव हो, ये या तो उनकी क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक इमेच्योरिटी दिखाता है, या फिर कहीं न कहीं तानाशाही की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। हमें पड़ोस में बांग्लादेश का उदाहरण देखना चाहिए, जहां ऐसी ही अस्थिरता ने लोकतंत्र को पीछे धकेल दिया। संस्थाओं को तोड़ना कोई लोकतांत्रिक नवीनीकरण नहीं होता। तो अब आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रदर्शनकारी भी बटे हुए लग रहे हैं अंतरिम नेता के नाम पर। कोई पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम ले रहा है, कोई मेयर शाह का, ऊपर से जेल तोड़ने की घटनाएं भी हुई हैं। हाँ, स्थिति बहुत उलझी हुई है। सबसे पहली जरूरत तो शांति बहाली की है और संवैधानिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की। शायद आगे चलकर किसी ऐसी राष्ट्रपति प्रणाली पर सोचना पड़े जिसमें सीधे चुनाव और राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाबदेह हों, ताकि ये बार-बार सरकार गिरने का सिलसिला टूटे। पर किसी भी सुधार से पहले हिंसा रुकनी चाहिए। और ये जो जेल तोड़ने की घटनाएं हुई, काठमांडू के बाहर नक्खू जेल से रवि लामिछाने को सुरक्षा कारणों से रिहा किया गया, फिर भद्र और दिल्ली बाजार जेल से हजारों कैदी भाग गए, ये तो कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने का संकेत है। ओह। सेना अब जेलों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये संकट सिर्फ पीढ़ी का गुस्सा है, या इसके पीछे कोई और ताकतें भी हैं, बाहरी या कोई और। नेपाल की स्थिरता भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा दोनों लिहाज से बहुत जरूरी है। ये जीएस पेपर 2 में इंडिया और इट्स नेबरहुड का अहम हिस्सा है। सही बात है। मतलब नेपाल एक बहुत गहरे और कई परतों वाले संकट से गुजर रहा है, और इसका असर सिर्फ नेपाल पर नहीं, पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। भारत को बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। बिल्कुल। चलिए अब दिल्ली की खबर पर आते हैं। स्थानीय है पर महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने शहर में जो आवारा कुत्तों की समस्या है, उससे निपटने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। जी।
अगले 2 सालों में यूएनडीपी के साथ मिलकर शहर के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। हाँ, ये फैसला दिल्ली पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड की मीटिंग में हुआ है और इसका मुख्य मकसद है रेबीज कंट्रोल करना और कुत्तों के काटने की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन्हें रोकना। ये अर्बन गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। ये माइक्रोचिप काम कैसे करेगी, क्या प्रक्रिया होगी इसकी, और क्या ये वाकई असरदार होगी? बताया जा रहा है कि हर चिप की लागत कोई 200 रुपए के आसपास आएगी। ये चावल के दाने जितनी छोटी होती है और इसमें कुत्ते की वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी का पूरा रिकॉर्ड होगा। अच्छा। इसे पढ़ने के लिए एक खास स्कैनर आता है, करीब 4000 रुपए का। उससे कुत्ते की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाएगी, ट्रैक करना आसान होगा। और सरकार ने यह भी कहा है कि जल्दी शहर में आवारा कुत्तों की गिनती करवाई जाएगी, डॉग सेंसस, ताकि ये माइक्रोचिपिंग का काम ठीक से हो सके। क्या सिर्फ माइक्रोचिपिंग ही होगी या साथ में कुछ और भी किया जा रहा है? नहीं, एक पूरा प्लान है। जैसे शहर की जितनी पेट शॉप्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा ताकि पालतू जानवरों की खरीद बिक्री पर भी नजर रहे। और योजना की निगरानी के लिए कमेटियां बनेंगी। लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होगा। और दिलचस्प बात यह है कि बैंगलोर में भी ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, वहां भी है? हाँ, वहां एक पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था, तो अब बड़े पैमाने पर चिपिंग के लिए करीब 3.25 करोड़ का टेंडर भी निकला है। तो दिल्ली में ये समस्या इतनी गंभीर है कि इतने बड़े स्केल पर माइक्रोचिपिंग करनी पड़ रही है। आंकड़े तो यही बताते हैं। देखिए, सिर्फ इस साल 31 जुलाई तक दिल्ली में कुत्ते काटने के 26,334 मामले आए हैं और रेबीज से 49 मौतें हुई हैं। बाप रे, 49 मौतें! हाँ, ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले आवारा कुत्तों को हटाने जैसे आदेश दिए थे, हालांकि बाद में उनमें कुछ बदलाव भी हुए। तो ये पहल दिखाती है कि कैसे शहर की सरकारें ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है और पब्लिक हेल्थ की चुनौती है, उससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। ये शहरी शासन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण है। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए ये रिलेवेंट हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो दिल्ली सरकार रेबीज और कुत्ते के काटने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर माइक्रोचिपिंग का टेक्नोलॉजी वाला रास्ता अपना रही है। अब देखना होगा कि ये जमीन पर कितनी सफल होती है। जी बिल्कुल। और अब आज की आखिरी चर्चा, ये हमारी न्याय प्रणाली से जुड़े एक बहुत ही अहम, संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। जी। मुद्दा है गलत तरीके से कैद किए गए लोगों के लिए मुआवजे का न होना। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बलजिंदर कुमार नाम के एक व्यक्ति को बरी किया। उन पर 2013 में अपने ही 2 बच्चों, पत्नी और साली की हत्या का आरोप लगा था। हे भगवान। निचली अदालत ने मौत की सजा दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच में गंभीर खामियां थीं, ग्लेरिंग इन्वेस्टिगेटिव डिफेक्ट्स। और जब तक वो बरी हुए, बलजिंदर 11 साल जेल में काट चुके थे, जिसमें से 5 साल मौत की सजा के डर में। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है और ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली की गलतियों का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। 11 साल एक निर्दोष आदमी की जिंदगी के। और दुख की बात यह है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग सालों जेल में रहते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं, क्योंकि नीचे की अदालतों या जांच एजेंसियों से भारी चूक हुई होती है। सही कहा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा छुपती है वो ये कि भारत में ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई साफ कानून ही नहीं है, कोई तयशुदा लीगल स्कीम नहीं है। मतलब बरी होने के बाद बस रिहा कर दिया। उनके खोए हुए सालों का, उनकी इज्जत का, उनके मानसिक सदमे का कोई हिसाब नहीं। ये हमारी न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है और ये मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स जीएस पेपर 2 का हिस्सा। 2018 में एनएचआरसी ने इस पर कुछ सिफारिशें दी थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी आई थी जिसमें गलत तरीके से केस चलाने, मतलब रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के शिकार लोगों के लिए मुआवजे की गाइडलाइंस बनाने की मांग थी। तो कोर्ट ने क्या कहा? तब कोर्ट ने कहा कि भी कानून बनाना विधायिका का काम है, लेजिस्लेचर का, अदालत का नहीं। लेकिन अभी इसी साल 16 जुलाई को एक दूसरे केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संसद को सुझाव दिया है कि उसे दूसरे देशों के मॉडलों पर विचार करना चाहिए जहां गलत कैद के लिए मुआवजे का सिस्टम है। अच्छा, दूसरे देशों में है ऐसी व्यवस्था? हाँ, कई देशों में, जैसे पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, अमेरिका के कुछ राज्यों में बाकायदा कानून है। वहां मुआवजा अक्सर इस बात पर तय होता है कि व्यक्ति ने कितने साल गलत तरीके से जेल में काटे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मुआवजा सिर्फ पीड़ित को थोड़ी राहत ही नहीं देता, बल्कि सरकारी एजेंसियों को भी ज्यादा जिम्मेदार बनाता है और शायद गलत तरीके से फंसाने के मामलों को रोकने में भी मदद करता है। ये एक तरह से राज्य की गलती की स्वीकृति भी है। तो फिर भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही?
सरकारें क्यों हिचक रही हैं? शायद कई वजह हो सकती हैं। एक तो इससे सरकार पर काफी पैसा खर्च होगा। दूसरा, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी को मानना भी होगा। सही बात है। और सोचिए, जो आदमी इतने साल की तकलीफ झेलकर बरी हुआ है, उसके लिए फिर से मुआवजे के लिए एक और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल और दर्दनाक होगा। हाँ, ये भी है। सीनियर वकील हैं संजय हेगड़े। उनका भी यही कहना है कि मुआवजे के जो सिद्धांत हैं, उन्हें संसद या अदालत को साफ तौर पर तय करने की सख्त जरूरत है। यहाँ न्याय का एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जो जीएस पेपर 4 एथिक्स से जुड़ता है। क्या सिर्फ बरी कर देना ही न्याय है? वो जो साल खो गए, जो सामाजिक बदनामी हुई, जो मानसिक पीड़ा हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल। ये मुद्दा हमारी न्याय प्रणाली पर एक गंभीर सवाल है। गलत तरीके से कैद और फिर बरी हुए लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए एक स्पष्ट और हमदर्द नीति की तुरंत जरूरत है, ताकि न्याय अधूरा ना रह जाए। बिल्कुल सही। मणिपुर में एससी मतलब अनुसूचित जाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं, उसको लेकर 2024 में पिछली सरकार ने एक कानून बनाया था और अब खबर है कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। हाँ, बिल्कुल। ये जुलाई में हुआ। इस कानून का मकसद, जैसा कि बताया जा रहा है, वो फर्जी दावों को रोकना है। मतलब जो लोग गलत तरीके से जाति का दावा करते हैं। और दूसरा, ये जो सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया है, उसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाना। अच्छा, मणिपुर में एससी और ओबीसी समुदाय कितने हैं वैसे, और आरक्षण का क्या हिसाब है? देखिए, जहां तक जानकारी है, 7 समुदाय एससी में आते हैं और 4 ओबीसी में। और आरक्षण की बात करें तो एससी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 17% है। एसटीज के लिए, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये 31% है। ठीक है, तो ये नया कानून काम कैसे करेगा? मतलब क्या खास है इसमें? इसमें एक काफी, कह सकते हैं, विस्तृत जांच प्रक्रिया, एक डिटेल्ड वेटिंग प्रोसेस जी। बनाया गया है। आवेदन कैसे होगा, कौन अधिकारी होंगे जो सर्टिफिकेट देंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जिन्हें कहते हैं, और सबसे अहम, जांच समितियां बनाई जाएंगी। स्क्रूटनी कमिटीज। हाँ। जांच समितियां, इनका क्या काम होगा? इनका काम होगा संदिग्ध मामलों की जांच करना। और खास बात यह है कि ये समितियां न सिर्फ शिकायतों पर काम करेंगी, बल्कि अगर उन्हें खुद लगे, मतलब सुओ मोटो, तो भी वे किसी सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर सकती हैं। अरे वाह, मतलब काफी शक्तियां दी गई हैं इन समितियों को। हाँ, बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात, कानून ये भी कहता है कि समिति का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, अंतिम। फाइनल मतलब कोर्ट नहीं जा सकते? समिति उस व्यक्ति को मिलने वाले लाभ, बेनिफिट्स को सस्पेंड भी कर सकती है। ये तो काफी सख्त प्रावधान लगते हैं। क्या ऐसे कानून और राज्यों में भी हैं? हाँ, है। जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, वहाँ बाकायदा इसके लिए कानून बने हुए हैं। कई दूसरे राज्य इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या परिपत्रों, सर्कुलर्स के जरिए मैनेज करते हैं। महाराष्ट्र में तो अगर कोई झूठा दावा करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अच्छा, तो फिर यूपीएससी के लिहाज से इसे कैसे देखें? क्या महत्व है इसका? देखिए, यूपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। जीएस पेपर 2 मतलब शासन, सामाजिक न्याय? हाँ, बिल्कुल। शासन, सामाजिक न्याय और संविधान भी। इसमें सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, कमजोर वर्गों, खासकर एससी ओबीसी से जुड़े मुद्दे, ये सब कवर होता है। प्रीलिम्स के लिए अगर देखें तो इस कानून के खास प्रावधान पूछे जा सकते हैं, जैसे जांच समिति की शक्तियां, ये सुओ मोटो वाला अधिकार, सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का ना होना, और शायद मणिपुर में आरक्षण प्रतिशत वगैरह भी। हाँ, बिल्कुल। तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं और दूसरे राज्यों के कानूनों से तुलना भी पूछी जा सकती है, जैसे महाराष्ट्र का जिक्र आया। और मेंस के लिए? मेंस के लिए इसका विश्लेषण ज्यादा गहरा होगा। सवाल बन सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने में चुनौतियां क्या हैं, क्या ऐसे कानूनों की जरूरत है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब जमीन पर लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और क्या ये वाकई सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा या फिर प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाएगी कि जो असली हकदार है वही परेशान हो। ये सब विश्लेषणात्मक पहलू हैं। और हाँ, राष्ट्रपति की सहमति वाला एंगल इसे केंद्र राज्य संबंधों से भी जोड़ता है। यूपीएससी पहले भी आरक्षण नीति, संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर सवाल पूछता रहा है। समझ गया। तो संक्षिप्त में कहें तो मणिपुर का ये कानून धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की एक कोशिश है, जिसमें जांच समितियों को काफी अधिकार हैं। और यूपीएससी के लिए ये शासन, सामाजिक न्याय
और संवैधानिक प्रक्रियाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। ठीक है, अब अगले मुद्दे पर आते हैं। ये भी शासन और संविधान से ही जुड़ा है। राज्यपालों की भूमिका, गवर्नर्स की रोल, ये तो हमेशा से ही यूपीएससी का एक पसंदीदा टॉपिक रहा है। हाँ, और आजकल ये फिर से खबरों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि राज्यपाल कई बार विधानसभाओं से पास हुए बिलों को, मतलब विधेयकों को, सालों तक रोके रखते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी की है। बिल्कुल, 5 जजों की संविधान पीठ थी जो एक राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई कर रही थी। और ये बात तब उठी जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये जो तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, वे राज्यपाल की देरी पर जो विवाद उठा रहे हैं वो एक तरह से फॉल्स अलार्म है, मतलब गलत शोर है। फॉल्स अलार्म। लेकिन सीजीआई ने इस पर सवाल उठाया था ना? हाँ, सीधे सीधे पूछा। सीजेआई गवई ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जब राज्यपाल 4 साल से विधेयकों पर बैठे हैं? दरअसल ये पूरा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही तमिलनाडु वाले मामले के बाद आया है। हाँ, वो मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शायद बिलों पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। एग्जैक्टली 8 अप्रैल का फैसला था वो। कोर्ट ने सुझाव दिया था कोई 3 महीने की समय सीमा हो सकती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। याद होगा, तमिलनाडु सरकार कोर्ट इसलिए गई थी क्योंकि उनके 10 बिल 2020 से अटके हुए थे, 4 साल। तो केंद्र का तर्क क्या था कोर्ट में? क्या वे इस देरी को सही ठहरा रहे थे? नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ किया कि वे अनिश्चित काल तक सहमति, असेंट, रोकने को सही नहीं ठहरा रहे। उनका मेन पॉइंट था कि संविधान ठीक से चले, इसके लिए राज्य और राज्यपाल को मिल के काम करना चाहिए, कोलैबोरेटिवली। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर राज्यपाल से बस यही उम्मीद की जाती है कि वे कैबिनेट की सलाह माने और मशीन की तरह साइन कर दें मैकेनिकली, तो फिर सहयोग की बात ही कहाँ रही। राज्यपाल सिर्फ एक सजावटी प्रमुख, ऑर्नामेंटल हेड नहीं हो सकते। लेकिन ये सहयोग की परिभाषा ही तो विवाद की जड़ है अक्सर। कोर्ट में और क्या तर्क रखेगा इस पर? एक अहम सवाल जस्टिस PS नरसिम्हा ने उठाया। केंद्र का एक तर्क था कि अगर राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत पहली बार में ही सहमति रोक देते हैं तो वो बिल खत्म हो जाता है। जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि बिल को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजा जाए, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बने जिसमें दोनों की भूमिका हो। ये तो लॉजिकल लगता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के वकील ने कहा कि बिल जो है वो राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। राज्यपाल उसकी समीक्षा कोर्ट की तरह नहीं कर सकते। उन्होंने समय सीमा तय करने पर जोर दिया। मेघालय, तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी राज्यपाल के एक्शन की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और भेदभाव की आशंका पर अपनी बात रखी। ये तो सीधा सीधा GS पेपर 2 का कोर इशू है, संघीय ढांचा, राज्यपाल की भूमिका। हाँ बिल्कुल, संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां, और खास तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, ये सब इसमें आते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आर्टिकल 200 जो राज्यपाल की सहमति से जुड़ा है, आर्टिकल 201 जब बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए फैसले जैसे तमिलनाडु वाला, और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है ये भी। और मेंस के लिए तो काफी स्कोप है इसमें। बहुत ज्यादा। राज्यपाल की भूमिका पर बहस, संवैधानिक प्रमुख या केंद्र का एजेंट, केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या असर पड़ता है, बिलों पर देरी के संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कैसे जुड़ता है, और सबसे जरूरी, इसके समाधान क्या हो सकते हैं। क्या समय सीमा तय करना ही उपाय है या विवेकाधीन शक्तियों को और स्पष्ट करने की जरूरत है। यूपीएससी ने पहले भी कई बार राज्यपाल की भूमिका, केंद्र राज्य तनाव पर सवाल पूछे हैं। ये मामला एक ताज़ा उदाहरण देता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता और केंद्र के जवाब ने इस पुराने मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। राज्यपाल की भूमिका, आर्टिकल 200 का इस्तेमाल और संघीय संतुलन, ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए लगातार ध्यान रखने वाला विषय है। चलिए अब जरा पूरब की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र से भारत भूटान नदी आयोग बनाने की मांग की है। हाँ, और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल को सदस्य बनाया जाए। कारण क्या बताया उन्होंने? उनका कहना है कि भूटान से जो संकोश नदी आती है उसके पानी से उत्तर बंगाल के जिलों, खासकर जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में बाढ़ आती है। यहाँ तक कि मालदा भी प्रभावित होता है। इसलिए उनका तर्क है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए
बंगाल का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, केंद्र ने शायद पहले कहा था कि ऐसा कोई आयोग बनाने का प्लान नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगस्त में ही जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में बताया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन मंत्रालय ने यह भी माना था कि भारत और भूटान के बीच बाढ़ के मुद्दे पर द्विपक्षीय सहयोग बायलैटरल कोऑपरेशन पहले से मौजूद है। कई सारे जॉइंट ग्रुप्स हैं, जैसे जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जॉइंट टेक्निकल टीम ऑन फ्लड मैनेजमेंट, जॉइंट एक्सपर्ट्स टीम ऑन फ्लड फोरकास्टिंग। इनकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो अगर पहले से तंत्र मौजूद हैं, तो फिर अलग आयोग की मांग क्यों? क्या मौजूदा व्यवस्था काफी नहीं है, या राज्य सरकार ज्यादा सीधी भूमिका चाहती है? शायद दोनों बातें। मुख्यमंत्री ने सिर्फ संकोश नदी की बात नहीं की, उन्होंने भूटान और नेपाल की दूसरी नदियों और सिक्किम से आने वाली तीस्ता नदी से भी उत्तर बंगाल में बाढ़ के खतरे का जिक्र किया। और दक्षिण बंगाल में डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने से जो बाढ़ आती है, उसका मुद्दा भी उठाया। उसे तो उन्होंने पहले मानव निर्मित मैन मेड बाढ़ कहा था। अच्छा। और उन्होंने केंद्रीय बजट की भी आलोचना की कि असम को तो बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसा मिला पर बंगाल को नहीं। तो कुल मिलाकर लगता है कि वे बाढ़ प्रबंधन पर ज्यादा नियंत्रण और केंद्रीय मदद चाहती हैं और शायद मौजूदा तंत्रों को नाकाफी मानती हैं। ये तो कई पहलुओं वाला मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केंद्र राज्य आपदा प्रबंधन, यूपीएससी के लिए इसे कैसे समझे? बिल्कुल, ये कई जीएस पेपर से जुड़ता है। जीएस पेपर 2 में भारत और उसके पड़ोसी संबंध, खासकर भूटान के साथ जल सहयोग, और केंद्र राज्य संबंध भी, क्योंकि एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में सीधी भूमिका मांग रहा है। जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, खास तौर पर सीमा पार नदियों से होने वाली बाढ़ का प्रबंधन। और जीएस पेपर 1 में भूगोल के तहत नदी प्रणालियां, संकोश, तीस्ता, दामोदर और जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज का टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए नदियां, मौजूदा तंत्र और लोकेशन जरूरी हो सकते हैं। हाँ, संकोश, तीस्ता जैसी नदियों का रूट, भारत भूटान के बीच मौजूदा सहयोग तंत्रों के नाम, डीवीसी क्या है और प्रभावित जिले, ये सब प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं। मेंस के लिए मुद्दे गहरे हैं, जैसे सीमा पार नदी जल प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं, डेटा शेयरिंग, समन्वय वगैरह, सहयोग बढ़ाने के क्या अवसर हैं, बाढ़ प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्षेत्रीय सहयोग तंत्र प्रभावी हैं, और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को देखते हुए जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो। यूपीएससी अक्सर जल विवादों, पड़ोसियों से संबंधों और आपदा प्रबंधन पर सवाल पूछता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की ये मांग भारत भूटान संबंधों के साथ साथ भारत के अंदर जल और आपदा प्रबंधन में केंद्र राज्य समन्वय की जटिलताओं को भी उजागर करती है। अब एक अलग विषय पर आते हैं, संस्कृति और तकनीक का मेल। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। हाँ, ये एक काफी महत्वाकांक्षी पहल लग रही है। इसका लक्ष्य है जनजातीय कला और विरासत, ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स एंड हेरिटेज को संरक्षित करना और उसे दुनिया तक पहुंचाना। और इसे सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की सोच है। डिजिटल विश्वविद्यालय, ये तो बड़ा विजन है। इसमें क्या क्या होगा? इसके 3 मुख्य हिस्से बताए जा रहे हैं। पहला है आदि विश्वविद्यालय, जो एक डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी होगी। दूसरा है आदि संपदा, ये एक तरह का भंडार होगा, सोशो कल्चरल रिपोजिटरी, जहां उनकी संस्कृति, ज्ञान, परंपराएं डिजिटल रूप में सहेजे जाएंगी। और तीसरा और शायद सबसे व्यवहारिक है आदि हाट, ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस होगा जहां देश भर के जनजातीय कारीगर अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, शिक्षा, संरक्षण और बाजार तीनों एक ही जगह। लेकिन क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देना काफी है? इसकी पहुंच उन समुदायों तक कैसे होगी? डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती है ना। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, और यही इसकी असली चुनौती और सफलता की कुंजी होगी। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये प्लेटफॉर्म कई पेपर्स को छूता है। जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति कला रूप के तहत तो ये सीधा सीधा आता है। जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय के तहत कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाएं और सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, कौशल से जुड़े मुद्दे।
और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत रोजमर्रा के जीवन में तकनीक का उपयोग और डिजिटल इंडिया के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए तो शायद नाम, मंत्रालय और ये 3 घटक याद रखने होंगे। हाँ, आदि संस्कृति, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ये 3 नाम, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा, आदि हाट, और उनका उद्देश्य। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स है। मेंस के लिए वही विश्लेषणात्मक मुद्दे आते हैं जो आपने उठाए। संस्कृति के संरक्षण में तकनीक की भूमिका क्या है, जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट में डिजिटल पहल कितनी कारगर हो सकती हैं, पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटल रूप में सहेजने के क्या फायदे नुकसान हैं, और सबसे बड़ा सवाल, डिजिटल डिवाइड को कैसे पाटेंगे ताकि इसका लाभ सच में उन कारीगरों तक पहुंचे जिनके लिए ये बना है। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में उनके उत्पादों के लिए बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस कैसे सुनिश्चित होगी। यूपीएससी जनजातीय मुद्दों, सांस्कृतिक संरक्षण और डिजिटल गवर्नेंस पर सवाल पूछता रहा है। बिल्कुल, तो आदि संस्कृति एक अच्छी सोच है, पर इसकी सफलता जमीनी क्रियान्वयन और डिजिटल हाई को पाटने पर निर्भर करेगी। यूपीएससी के लिए संस्कृति, सामाजिक न्याय और तकनीक के संगम का ये एक दिलचस्प उदाहरण है। और अब आज का आखिरी विषय, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। आईएसआरओ ने अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की तकनीक HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देने का समझौता किया है। हाँ, ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में। ये इनस्पेस, जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने वाली संस्था है, उसके द्वारा फैसिलिटेट किया गया 100वां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता है। 100वां? अच्छा, तो ये समझौता हुआ किसके बीच है, आईएसआरओ और HAL? हाँ, आईएसआरओ, उसकी कमर्शियल विंग NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इनस्पेस ने मिलकर HAL के साथ ही समझौता किया है। दिलचस्प बात यह है कि HAL ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ग्रुप समर्थित एक कंसोर्टियम को पीछे छोड़ा। तो अब SSLV रॉकेट HAL बनाएगा, आईएसआरओ का क्या रोल रहेगा फिर? समझौते के मुताबिक अगले 24 महीनों में पूरी टेक्नोलॉजी HAL को ट्रांसफर कर दी जाएगी। आईएसआरओ इस दौरान ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देगा। इसके बाद HAL घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए SSLV बना भी सकेगा और लॉन्च भी कर सकेगा स्वतंत्र रूप से। अच्छा, तो मतलब अब आईएसआरओ R&D पर ज्यादा फोकस कर पाएगा और HAL प्रोडक्शन संभालेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही मॉडल लग रहा है। HAL के CMD ने भी कहा है कि उनका लक्ष्य भारत को छोटे सैटेलाइट लॉन्च के लिए एक रेगुलर और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर बनाना है। SSLV खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स 500 किलो तक को लो अर्थ ऑर्बिट में जल्दी और कम लागत पर भेजने के लिए ही डिजाइन किया गया है। छोटे सैटेलाइट्स का मार्केट तो वैसे भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो HAL के आने से भारत की दावेदारी मजबूत होगी। निश्चित रूप से इससे भारत की लॉन्च क्षमता बढ़ेगी, आईएसआरओ पर से बोझ कम होगा और ये भारत के स्पेस सेक्टर के व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजेशन की तरफ भी एक कदम है। हालांकि HAL खुद एक PSU है। यूपीएससी के नजरिए से ये कितना महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, इन टॉपिक से जुड़ता है। प्रीलिम्स के लिए SSLV क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसरो, HAL, NSIL, इन स्पेस की भूमिकाएं क्या हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT क्या होता है, भारत के दूसरे लॉन्च व्हीकल PSLV, GSLV, ये सब फैक्ट्स जरूरी हैं। और मेंस के लिए मुद्दे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, इसके फायदे, चुनौतियां, अंतरिक्ष तकनीक का स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत, स्पेस सेक्टर का व्यावसायीकरण, वैश्विक बाजार में भारत की कंपेटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सेवाएं भारत की स्पेस इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। यूपीएससी लगातार भारत के स्पेस प्रोग्राम, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर सवाल पूछता रहा है। बिल्कुल। तो आईएसआरओ का HAL को SSLV तकनीक देना सिर्फ एक तकनीकी समझौता नहीं, ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है। इस पर नजर रखनी होगी। भारत के जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग सेक्टर से खबर है कि भारत 2047 तक दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में शामिल होना चाहता है।
हाँ, ये एक काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। महत्वाकांक्षी तो है, खासकर जब हम देखते हैं कि अभी ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हमारी हिस्सेदारी मतलब 1% से भी कम है। बिल्कुल। और इसी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये दोनों ही पूरी तरह से लगे हुए हैं। अच्छा। और एक और बात, ये सिर्फ 2047 का ही लक्ष्य नहीं है। इससे पहले 2030 तक टॉप 10 मैरीटाइम नेशंस में आने का भी इरादा है। ओके, तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहले टॉप 10 फिर टॉप 5। जी, कह सकते हैं। तो इस बड़े पुश के पीछे मतलब क्या स्ट्रेटेजिक कारण है? सिर्फ आंकड़े बढ़ाने की बात है या कुछ और भी है इसके पीछे? नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। सरकार इसे ब्लू इकोनॉमी के एक आप कह सकते हैं प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर देख रही है। ब्लू इकोनॉमी, हाँ। इसके कई फायदे हैं। एक तो देखिए, शिप बिल्डिंग और रिपेयर जो है वो काफी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, वो भी स्किल्ड रोजगार। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। सही बात है। और तीसरा, आजकल जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो ग्रीन शिपिंग जैसी तकनीकों पर फोकस करके भारत उन लक्ष्यों को भी साध सकता है। तो ये एक सोचा समझा मल्टी डायमेंशनल कदम है। अच्छा, तो ये हुई स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति और जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके आंकड़ों को देखें तो ये गैप कितना बड़ा है? ये महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी दिखती है आंकड़ों में? आंकड़े असल में इस महत्वाकांक्षा का स्केल दिखाते हैं। जैसे अभी मैरीटाइम सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान लगभग 4% है। सिर्फ 4%? हाँ, और ग्लोबल टनेज यानी जहाजों के कुल वजन में हमारी हिस्सेदारी बस 1% है। बस 1%? अब लक्ष्य ये है कि 2047 तक जीडीपी में योगदान को बढ़ाकर 12% करना है। 3 गुना? जी, और वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें स्थान से सीधे 5वें पर आना है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा है भारतीय नाविकों यानी सी फेरर्स का। अभी वो ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 12% है। इसे बढ़ाकर 25% तक ले जाने का लक्ष्य है। तो आप देखिए, फोकस सिर्फ जहाज बनाने पर नहीं बल्कि पूरे मरीन टाइम इकोसिस्टम पर है। सही है। तो इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार कर क्या रही है? मतलब कौन सी ठोस योजनाएं हैं? सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत कई कदम उठाए हैं। इसमें सबसे खास है शायद वो $3 बिलियन का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। $3 बिलियन? हाँ, और इसका भी करीब 45% हिस्सा सीधे शिप बिल्डिंग और रिपेयर के लिए रखा गया है और लगभग 20% भारतीय टनेज बढ़ाने के लिए। ओके। इसके अलावा शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम है जो सीधे निर्माताओं को वित्तीय मदद देती है। और जो नॉन कन्वेंशनल बिल्ड्स हैं, मतलब जैसे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक जहाज, उनको बढ़ावा देने के लिए 30% तक अपफ्रंट सब्सिडी का भी प्रावधान है। अच्छा जी, और साथ में खास शिप बिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन भी है। तो काफी सारी पहलें हैं। अब आते हैं यूपीएससी के नजरिए पर। ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इकोनॉमी। ये सीधे मेक इन इंडिया ब्लू इकोनॉमी से जुड़ता है। प्रीलिम्स में देखें तो योजनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड। हाँ, लक्ष्य वर्ष भी 2030-2047। बिल्कुल, और आंकड़े भी, जैसे जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल रैंक, सीफारस का परसेंटेज, ये फैक्ट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो एनालिसिस गहरा होगा, जैसे भारत के शिप बिल्डिंग उद्योग की चुनौतियां क्या हैं, क्या हम चीन, कोरिया, जापान से मुकाबला कर पाएंगे, सरकारी पहलों का जमीनी असर क्या होगा, ब्लू इकोनॉमी में इसका क्या योगदान रहेगा। इस तरह के एनालिटिकल सवाल आ सकते हैं। और अगर आप PYQs यानी पिछले सालों के प्रश्न देखें तो सरकार की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स पर यूपीएससी का फोकस रहता ही है। सही है। तो संक्षेप में कहें तो भारत समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है कई योजनाओं के साथ, और ये यूपीएससी के इकोनॉमी सेक्शन के लिए काफी रेलेवेंट है। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं जो अक्सर खबरों में रहता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाल में यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA और ईरान के बीच एक नए समझौते की खबर आई है। जी हाँ, ये पिछले कुछ समय से चल रही बातचीत का नतीजा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि एक नया कॉपरेशन फ्रेमवर्क बना है। अच्छा, लगता है? हाँ, लगता तो है कि शायद कुछ पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन क्या ये वाकई उतनी बड़ी बात है या इसमें कुछ लेकिन भी है?
ईरान का इस पर क्या कहना है? यहीं पर थोड़ा पेच है। ईरान का कहना है कि ये जो समझौता हुआ है वो अपने आप में IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस नहीं बनाता। ओ, मतलब ये कि ठीक है, कागज पर लिख दिया कि सब फैसिलिटीज कवर्ड हैं, लेकिन असल में जांच कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसकी डिटेल्स, उसकी शर्तें, वो अभी भी तय होनी बाकी हैं। अच्छा, तो ये अभी एक तरह का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, ऑपरेशनल डिटेल्स अभी बाकी हैं। बिल्कुल। ये हाल ही में हुआ है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक मूव है, लेकिन जमीन पर कितना उतरेगा कहना मुश्किल है। ये JCPOA डील के बाद जो तनाव बढ़ा था, क्या ये उसे कम करने की कोशिश है? हाँ, इसे उस दिशा में एक कदम माना जा सकता है। 2015 की JCPOA डील, जिससे अमेरिका हट गया था, उसके बाद से ईरान और पश्चिमी देशों, खासकर IAEA के बीच काफी अविश्वास रहा है। तो ये शायद विश्वास बहाली की एक कोशिश है, लेकिन राह अभी भी मुश्किल है। भारत के लिए और UPSC एग्जाम के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये टॉपिक GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत अहम है। IR? हाँ, इसमें कई चीजें आ जाती हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मुद्दा, IAEA जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल और उनकी इफेक्टिवनेस, ग्लोबल सिक्योरिटी। और भारत के लिहाज से देखें तो ईरान हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। वहां की स्थिरता हमारे लिए जरूरी है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। सही। तो प्रीलिम्स में IAEA, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, JCPOA से जुड़े फैक्ट्स आ सकते हैं, और मेंस में इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। हाँ। ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस क्या होंगी, इस पर एनालिटिकल सवाल बन सकते हैं। PYQs भी देखें तो वेस्ट एशिया और न्यूक्लियर इशूज UPSC के लिए हमेशा से हॉट टॉपिक्स रहे हैं। ठीक है, तो ईरान IAEA डील पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है। अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो यानी ईस्टर्न DRC, वहां शांति स्थापित करने की हालिया कोशिशें क्यों नाकाम होती दिख रही हैं? ईस्टर्न DRC की सिचुएशन काफी दुखद और बहुत ही जटिल है। पिछले कुछ हफ्तों में शांति के लिए 2 बड़ी कोशिशें हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था। एक अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। जी, 27 जून को अमेरिका की मध्यस्थता में DRC और उसके पड़ोसी देश रवांडा के बीच वॉशिंगटन में एक समझौता हुआ। और दूसरा हुआ 19 जुलाई को। इसमें कतर ने मध्यस्थता की। कॉन्गो सरकार और वहां का जो मुख्य विद्रोही गुट है M23, उनके बीच दोहा में एक सीजफायर डील हुई। तो अमेरिका और कतर जैसे प्रभावशाली देशों के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ये समझौते टिक क्यों नहीं पाए? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इसमें अमेरिका की इंटरेस्ट क्या है? बदकिस्मती से दोनों ही समझौते बस कुछ ही दिन चले। M23 ने फिर से हमले शुरू कर दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी रिपोर्ट किया कि M23 ने नागरिकों की हत्याएं की। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगे कि DRC सरकार ने समझौते के मुताबिक M23 के कैदियों को रिहा नहीं किया। तो मतलब दोनों तरफ से विश्वास की भारी कमी है। जहां तक अमेरिका और कतर की भूमिका की बात है, वो महत्वपूर्ण थी। वॉशिंगटन समझौते में कई बातें थीं। लड़ाई बंद करना, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, M23 जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करना, निगरानी के लिए जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म JCM बनाना, और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क भी था, ताकि खनिजों का लीगल ट्रेड हो सके। खनिजों का जिक्र आया, अमेरिका का इंटरेस्ट यहीं पर है शायद। बिल्कुल। DRC में $1 अरब के मिनरल रिजर्व्स हैं। 24 ट्रिलियन का अनुमान है। 24 ट्रिलियन डॉलर। जी। दुनिया का 70% कोबाल्ट वहीं है। कोल्टन, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, टिन, सब कुछ। अमेरिका इन क्रिटिकल मिनरल्स तक अपनी पहुंच चाहता है, और साथ ही चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है इस सेक्टर में, उसे भी काउंटर करना चाहता है। अच्छा। और कतर ने सीधे DRC सरकार और M23, जो कि एक नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप है, उनके बीच मध्यस्थता की। तो क्या ये बाहरी कोशिशें तब तक बेकार हैं जब तक कि जो मूल समस्याएं हैं उन्हें हल नहीं किया जाता? बिल्कुल, यही असल मुद्दा है। ईस्टर्न DRC में जो संघर्ष है उसके रूट कॉजेज बहुत गहरे हैं। इसकी जड़ें 1994 के रवांडा जेनोसाइड तक जाती हैं। हाँ, रवांडा नरसंहार। उसके बाद हुए 2 कांगो युद्ध, और वहां 100 से ज्यादा एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो दशकों से जमीन, रिसोर्सेज और पावर के लिए लड़ रहे हैं। 100 से ज्यादा? जी। तो जब तक ये मूल कारण जैसे एथनिक टेंशन्स, लैंड डिस्प्यूट्स, मिनरल्स की अवैध तस्करी, पड़ोसी देशों की दखलंदाजी, इनको एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक बाहर से कराए गए समझौते शायद ही टिक पाएंगे। कतर ने वैसे 26 अगस्त से फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, पर देखते हैं क्या होता है। स्थायी शांति अभी दूर लगती है। UPSC एस्पिरेंट्स इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें? ये GS पेपर 2
इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, एक्सटर्नल पावर्स का रोल, रिसोर्स पॉलिटिक्स, अफ्रीका के मुद्दे सब आ जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए जगहें DRC, रुआंडा, ग्रुप्स, M23, मध्यस्थ, US, कतर और मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, ये सब महत्वपूर्ण हैं। और मेंस? मेंस में पीस बिल्डिंग के चैलेंजेस, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनेशनल मीडिएशन की लिमिटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस का एनालिसिस, इन पर सवाल बन सकते हैं। PYQs भी दिखाते हैं कि अफ्रीका के कॉन्फ्लिक्ट और रिसोर्स पॉलिटिक्स पर UPSC का ध्यान रहता है। ठीक है, तो DRC में शांति के लिए सतह से ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। अब अफ्रीका से वापस भारत आते हैं। न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर और मानवीय मुद्दा है। जिन लोगों को गलत तरीके से सालों जेल में बंद रखा जाता है, उनके बरी होने के बाद उन्हें मुआवजा देने की कोई ठोस नीति नहीं है। हाल में बलजिंदर कुमार का केस आया। हाँ, बलजिंदर कुमार का केस वाकई झकझोर देने वाला है और ये हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं खामी को दिखाता है। 11 साल जेल में, जिसमें 5 साल मौत की सजा के इंतजार में, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जांच में ही गंभीर गड़बड़ियां थी। सोचिए जरा उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर क्या बीती होगी। और सबसे दुखद बात यह है कि भारत में ऐसे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन या रॉन्गफुल इनकार्सरेशन के जो विक्टिम्स हैं, उनको कोई कंपल्सरी कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोई स्पष्ट कानून या स्कीम है ही नहीं। कोई कानून या स्कीम नहीं है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। NHRC ने भी तो कुछ कहा था इस पर। जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2018 में बाकायदा सिफारिश की थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए, लेकिन वो सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई। हाँ, कुछ इक्का दुक्का केस हुए हैं, जैसे मोहम्मद आमिर खान का केस था, जिन्हें 14 साल बाद बरी किया गया था। तब दिल्ली सरकार ने कोर्ट के कहने पर 5 लाख का मुआवजा दिया था। पर ये नियम नहीं है, ये एक्सेप्शन है। और अदालतों का क्या रुख रहा है? क्या वो मुआवजा नहीं दिलवा सकती? अदालतों का रुख भी थोड़ा बटा हुआ सा रहा है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कॉम्पेंसेशन के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग थी। कोर्ट ने कहा कि ये काम संसद का है, अदालतें कानून नहीं बना सकती, कांट लेजिस्लेट। अच्छा। लेकिन अभी हाल ही में इसी साल 16 जुलाई को एक दूसरे केस में किसी को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को दूसरे देशों के मॉडल्स देखने चाहिए जहां गलत सजा के लिए कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। दूसरे देशों में है ऐसा प्रावधान, और लीगल एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? क्या मुआवजे से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, कई देशों में है। पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, अमेरिका में बाकायदा कानून है। वहां अक्सर जेल में बिताए गए सालों के हिसाब से मुआवजे की रकम तय होती है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी व्यवस्था भारत में भी होनी चाहिए। ये न सिर्फ पीड़ित को थोड़ी आर्थिक और नैतिक राहत देगी, बल्कि ये जांच एजेंसियों और प्रोसिक्यूशन पर भी एक तरह का दबाव बनाएगी कि वो लापरवाही न करें, किसी को झूठा न फंसाएं। ये एक डिटरेंट का काम कर सकता है। हाँ, एक निवारक। जी, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े का भी यही कहना है कि कंपनसेशन के प्रिंसिपल्स को लीगली क्लैरिफाई करना जरूरी है, चाहे पार्लियामेंट करे या कोर्ट, क्योंकि सरकारें शायद खुद ऐसा करने से हिचकें, क्योंकि इससे उन्हें अपनी लायबिलिटी स्वीकार करनी पड़ेगी। सही बात है। अब UPSC के लिहाज से ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये सीधे सीधे GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ, ये सब आ जाते हैं। प्रीलिम्स में फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सवाल बन सकते हैं। और मेंस के लिए तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियां, रिफॉर्म्स की जरूरत, कंपनसेशन मैकेनिज्म की आवश्यकता और जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस लेजिस्लेशन की जो डिबेट है, उस पर गहन विश्लेषण की मांग करता है। PYQs देखेंगे तो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स UPSC के कोर एरिया रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़ा है। माओवाद प्रभावित आदिवासी इलाकों में सड़कों की भूमिका। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये शासन की मौजूदगी का प्रतीक भी है। बिल्कुल, पवन ममेडी का एक लेख है जो इसी अहम पॉइंट को हाईलाइट करता है। वो कहते हैं कि जिन दूर दराज के इलाकों में स्टेट की फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, मतलब पुलिस, प्रशासन, कोर्ट्स, ये सब लगभग गायब हैं, वहाँ एक नई बनी हुई सड़क अक्सर गवर्नेंस के पहले अराइवल का संकेत होती है। ये दिलचस्प है। मतलब सड़क गवर्नेंस ला रही है। हाँ, और रिसर्च भी यही बताती है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जो कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ रोड डेवलपमेंट का एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखा गया है। अच्छा, कैसे? ये पाया गया है कि जहां सड़कें बनी, वहां बिजली की पहुंच बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े और सिक्योरिटी भी बेहतर हुई। तो ये विचार कि सड़कें कैसे गवर्नेंस को रिक्लेम करती हैं,
उन नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे माओवादियों से, ये प्रोसेस कैसे काम करता है? देखिए, जब किसी इलाके से स्टेट गायब होता है तो वहां एक गवर्नेंस वैक्यूम बन जाता है। हाँ, शासन का खालीपन। माओवादी विद्रोही अक्सर इसी खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पैरेलल संस्थाएं बनाते हैं, जैसे जन अदालतें लगा ली, अपना टैक्स वसूल लिया, कभी कभी थोड़ी बहुत मेडिकल एड भी दे दी, जैसा कि कुछ रिसर्चर्स ने बताया है। लेकिन ये जो उनका शासन होता है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से बंधा होता है, ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से। वो अक्सर ओपेक, आर्बिट्ररी और प्यूनिटिव होता है, मतलब अपारदर्शी, मनमाना और दंडात्मक। सही। इसके उलट जब स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें बनाता है तो वो लॉफुल अथॉरिटी की फिजिकल प्रेजेंस के लिए एक तरह से प्री कंडीशन तैयार करता है। ओके। सड़कों के जरिए ही फिर स्कूल, क्लिनिक, पुलिस स्टेशन, बैंक, कोर्ट्स, ये सब उन इलाकों तक पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ सर्विसेज नहीं लाते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जो थ्योरेटिकली नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल है, यानी रूल ऑफ लॉ। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या सिर्फ सड़कें बना देना ही काफी है? इसमें कोई चैलेंज या सावधानी भी है? नहीं, ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, और यही सावधानी की जरूरत है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं है। सड़कें विकास का रास्ता भी खोल सकती हैं और दमन का जरिया भी बन सकती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सड़कों को सिर्फ कंट्रोल का सिंबल ना बनने दिया जाए, बल्कि उन्हें इंक्लूजन का सिंबल बनाया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए साथ में इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स बहुत जरूरी हैं, जैसे लोगों को आसानी से न्याय मिले, हेल्थ केयर एक्सेस हो, और सबसे जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी कंसल्टेशन हो। हाँ, स्थानीय लोगों की भागीदारी। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ विद्रोहियों की सत्ता हटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर आधारित एक प्लूरलिस्टिक, राइट्स बेस्ड गवर्नेंस को इंटीग्रेट करना होना चाहिए। और ये गवर्नेंस कभी कभी खाप पंचायतों जैसी जो एक्सक्लूजनरी सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी चैलेंज करे। ठीक है। अब यूपीएससी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के नजरिए से इसका क्या महत्व है? ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, LWE। इसमें सीधे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE, डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच का लिंकेज और LWE से निपटने में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल, ये सब कवर होता है। और ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी जुड़ता है, रोल ऑफ स्टेट, सर्विस डिलीवरी, डेवलपमेंट प्रोसेस। सही। प्रीलिम्स में LWE एरियाज के लिए जो सरकारी स्कीम्स हैं या गवर्नेंस वैक्यूम जैसे कॉन्सेप्ट्स पर सवाल आ सकते हैं, और मेंस में LW से निपटने की स्ट्रैटेजी, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इम्पैक्ट और चैलेंजेस, स्टेट लेजिटिमेसी कैसे स्थापित की जाए, इन पर एनालिटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। PYQs भी यही दिखाते हैं कि LWE और डेवलपमेंट इश्यूज यूपीएससी के लिए लगातार इंपॉर्टेंट रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। हमने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की उलझनों और संभावनाओं को समझा, नेपाल में जो गहरा संकट चल रहा है उसके कारण और असर देखे, दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के तकनीकी तरीकों को जाना, और आखिर में गलत तरीके से कैद लोगों के मुआवजे की कमी जैसे अहम मुद्दे पर बात की। इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, चाहे वो इंटरनेशनल रिश्ते हो, या देश का शासन हो, या शहरों का मैनेजमेंट हो, या फिर एक व्यक्ति के लिए न्याय हो, हर जगह पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत संस्थाओं की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे नीतियां, शासन और आम लोगों की जिंदगी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। नेपाल का संकट दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। सही। भारत अमेरिका की बातचीत बताती है कि दुनिया के मंच पर अपने हित साधना कितना मुश्किल काम है। दिल्ली की माइक्रोचिपिंग योजना शहरों की चुनौतियों के नए हल ढूंढने की कोशिश है, और मुआवजे वाला मुद्दा तो न्याय की हमारी समझ पर ही सवाल उठाता है। तो असली चुनौती यह है कि क्या हम इन अलग अलग घटनाओं और संकटों से सबक लेकर भविष्य के लिए एक बेहतर संतुलन बना सकते हैं। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए। बिल्कुल। आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं मुद्दों के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और श्रुतिपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, जरूर। और हाँ, इस चर्चा के डिटेल्ड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उससे जरूर जुड़ें। जय हिंद। जय।